जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारा एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए लगातार चल रहा है क्रांति यूट्यूब बैच, तो आज इस क्रांति यूट्यूब बैच में दोस्तों ये लेक्चर नंबर है 18। वहां पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। और पिछले दो लेक्चर से यानी कि लेक्चर नंबर 16 से हमने जो एक नया वर्जन इसमें स्टार्ट किया है, यूनिट 7 और 9 से संबंधित जितनी भी साइंस और टेक की करंट अफेयर्स होती है पिछले 12 महीने की हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए आज के अपने इस 18 नंबर के लेक्चर को शुरू करें। और दोस्तों, अगर आप कभी भी इस क्रांति यूट्यूब बैच का पार्ट बने तो इसको आधा अधूरा अटेंड मत करिएगा। पढ़िएगा तो पूरा पढ़िएगा, अन्यथा बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, है ना। तभी इसका पूरा यूज होगा। और हमेशा आपको अपना एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है क्रांति यूट्यूब बैच के लिए। दुनिया भर की पीडीएफ उपलब्ध है मार्केट में। पीडीएफ से कोई सिलेक्शन नहीं लेगा कि जिसके पास ज्यादा पीडीएफ का कलेक्शन है उसका सिलेक्शन होगा, नहीं। एक चीज अपने पास ऐसी रखो, एक वेपन अपने पास ऐसा रखो, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के लिए लगातार आपको बताया है कि जो बुक लिस्ट मैंने आपको रेकमेंड करी है उस बुक लिस्ट को पूरा पढ़ो और साथ ही क्रांति यूट्यूब बैच के लिए रजिस्टर बना लो। आपका काम हो जाएगा, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों, आज का 18 नंबर का हम अपना लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली खबर है हमारे पास वो कौन सी है? तो दोस्तों, ये आपने रिसेंटली अभी न्यूज़ में काफ़ी सुनी भी होगी कि जो भारतीय मूल की जो एस्ट्रोनॉट हैं, थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको और जूम कर देता हूं। जो भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट हैं दोस्तों, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है। नाम क्या है इनका? नाम है इनका सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स दोस्तों पहली महिला बन गई हैं। किस मामले में? इस मामले में कि जब किसी स्पेसक्राफ्ट को, जब किसी अंतरिक्ष यान को तैयार किया गया तो उसमें सबसे पहली बार, मतलब जैसे ही वो अंतरिक्ष यान तैयार हुआ है तो तैयार होने के बाद जब वो पहली बार स्पेस में जा रहा है तो पहली बार में ही कोई महिला उसके अंदर बैठ के अंतरिक्ष में जा रही है। समझ रहे हैं अब आप? तो फर्स्ट विमेन टू गो टू स्पेस इन अ न्यू स्पेस एयरक्राफ्ट, कि पहली बार किसी अंतरिक्ष यान को तैयार किया गया और उस अंतरिक्ष यान की वो सबसे पहली उड़ान थी, सबसे मेडन फ्लाइट थी और उसी में सबसे पहली बार किसी महिला को स्पेस में भेजा गया है। तो इस कैटेगरी के अनुसार जो सुनीता विलियम्स हैं वो पहली महिला एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई हो। एक बार पुनः मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं दोस्तों। एक स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया गया, एक स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया गया और इस स्पेसक्राफ्ट को सबसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। तो जब इसको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है तो ये इस अंतरिक्ष यान की सबसे पहली उड़ान है। तो इसी पहली उड़ान में पहली बार एक महिला बैठ के स्पेस में जा रही है। अन्यथा जब भी कभी कोई महिला स्पेस में गई है वो हमेशा किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट में गई है जो जो पहले भी काफी बार यूज हो चुका है, परंतु ये ऐसा पहला मौका था सुनीता विलियम्स जी जिसमें गई हैं। सुनीता विलियम्स जी के साथ और कौन से एस्ट्रोनॉट गए हैं? तो इनका नाम है बच विल्मोर। ठीक है, ओके। अब ये लोग जिस स्पेस क्राफ्ट में दोस्तों गए हैं उसका नाम क्या है? तो बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया स्टार लाइनर। कौन सी कंपनी ने बनाया है इसको? बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया स्टार लाइनर। अब दोस्तों पता है क्या हुआ? जब ये लोग गए थे, ये जून में गए थे, ये जून में गए थे। अभी क्या चल रहा है? अगस्त। और शुरुआत में दोस्तों ये जो मिशन था, आप मानोगे नहीं, ये मिशन मात्र और मात्र 8 दिन का मिशन था। बट जब ये बोइंग स्टार लाइनर नीचे अपना लौट रहा था या लौटने की कगार पर था तो इसके कुछ प्रोपेलर्स जो होते हैं उसमें कुछ टेक्निकल समस्या आ गई। और अगर उस टेक्निकल समस्या के बावजूद भी उसको नीचे बुला लिया जाता तो वो डेफिनेटली जैसे ही अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसको हिट करता, वो फट जाता, ब्लास्ट हो जाता। तो यानी कि एक गारंटी के साथ मौत का सौदा करने जैसी बात हो गई। तो इसीलिए उस काम को डिले किया जा रहा है लगातार। हम ऊपर जाके उसको रिपेयर तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए अब एक दूसरा ऑप्शन देखा जा रहा है कि कैसे हम सुनीता विलियम्स जी को और बच विल्मोर को दोनों को वापस ला सकते हैं। और फिलहाल परिस्थितियां दोस्तों इतनी गंभीर हो गई हैं कि 2025 तक ऐसा कोई भी विकल्प हमको मिल नहीं रहा। तो जहां पर एक सफर मात्र 8 दिन का था, हो सकता है वो सफर अब 8 महीने का हो जाएगा।
और इसी दौरान स्पेस में रहते हुए काफी सारी सोलर रेडिएशन से भी गुजरना पड़ेगा इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को, और ये इतनी खतरनाक रेडिएशंस हो सकती हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी पैदा कर सकती हैं। साथ ही मांसपेशियों का नुकसान, मसल लॉस, मतलब बहुत जानलेवा सिचुएशन अब इन दोनों के लिए बन गई है दोस्तों वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोइंग स्टारलाइनर याद रखिएगा, और सुनीता विलियम्स जी के बारे में जो मैं आपको बताया उसको याद रखना। सुनीता विलियम्स जी की ये तीसरी विजिट है स्पेस में। कौन सी? ये थर्ड विजिट है, इससे पहले भी वो 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। ये तीसरी विजिट है सुनीता विलियम्स जी की। ये भी लिखना चाहें तो आप दोस्तों लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है दोस्तों, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, आइए देखिए। अगली खबर में देखने को मिलता है तृष्णा मिशन। मिशन का नाम क्या है? तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन, देखें, तृष्णा, कौन सा मिशन? तृष्णा मिशन। ठीक है, क्या है दोस्तों तृष्णा मिशन में, आइए देखिए। तो पहली बात तो आप तृष्णा का फुल फॉर्म चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के नजरिए से। अंग्रेजी में ही इसका फुल फॉर्म है, क्या है? थर्मल। थर्मल यानी कि जो हीट पर डिपेंड करता है। इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। दोस्तों कुछ नहीं है, तृष्णा जो है ना, ये एक टाइप की सैटेलाइट है। तृष्णा क्या है? ये एक टाइप की सैटेलाइट। मिशन का नाम भी तृष्णा मिशन है और सैटेलाइट का नाम भी तृष्णा मिशन है। ये जो सैटेलाइट है ये किसके किन लोगों के द्वारा मिलकर बनाई जा रही है? तो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, और जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है CNES। ये कौन सी है? फ्रेंच। फ्रेंच मतलब फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है CNES। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, इंडो फ्रेंच कहते हैं इसको कंबाइन करके। इंडिया की तरफ से इसरो और फ्रेंच की तरफ से CNES। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर ये बेसिकली एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर कैसा तापमान चल रहा है, पृथ्वी का कैसा एनवायरमेंट है, उसके ऊपर ये सैटेलाइट जो है नजर रखेगी। नाम है इसका तृष्णा। सिंपल उठा के प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि जो तृष्णा सैटेलाइट है इसका संबंध किससे है? क्या इसका संबंध जो है किसी भी चीज से पूछ सकता है। क्या इसका संबंध स्पेस की स्टडी करने से है? क्या इसका संबंध सूर्य का अध्ययन करने से है, सन की स्टडी करने से है ना? काफी सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, बट आपको बता देना है, एक ऑप्शन उसमें आपको जरूर मिलेगा कि ये एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी पर कैसा टेम्परेचर चल रहा है उसका अध्ययन करना, पृथ्वी पर कैसा वातावरण चल रहा है उसकी स्टडी करना, पृथ्वी पर पानी कैसा है उसकी स्टडी करना। ठीक है, तो ये तृष्णा मिशन याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। छोटा सा एक शब्द रहेगा लेकिन परेशान अपने को कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है, ये भी बड़ा सिंपल सा एक करंट अफेयर है कि साइंटिस्ट ने एक प्लेनेट की खोज करी है जिसका नाम है सुपर फ्लफी। दोस्तों मैं आपसे ना यहीं पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में, मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि मैंने आपको कौन सा वाला IIT पढ़ाया था। एक IIT के प्रोफेसर हैं, वो IIT के प्रोफेसर ने इंटरनेशनल साइंटिस्टों की टीम के साथ मिलकर एक ग्रह की खोज करी है, एब्स इंडी करके कुछ ऐसा था। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपने प्रीवियस लेक्चर देखा भी है या नहीं, और अगर देखा है तो वो आपको याद है या नहीं। तो हमेशा आंसर टाइप करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, कॉमेंट में लिखना होता है क्वेश्चन करके, और जो प्रीवियस आंसर, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो IIT कौन सा था, उसके प्रोफेसर का नाम कौन सा था, और उन्होंने कौन से ग्रह की खोज करी है। ठीक है, वो भी जुपिटर के बराबर साइज में था। परंतु दोस्तों ये जो है ना सुपर फ्लफी, ये इसको क्या है, बेसिकली ये भी जुपिटर के साइज जितना ही है, इनफैक्ट जुपिटर से 50% और बड़ा ही है। परंतु इसको ना कॉटन कैंडी से, जो कॉटन कैंडी होती है ना, गुड़िया के बाल जैसे हम कहते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। इसका नाम सुपर फ्लफी दोस्तों इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जुपिटर की तुलना में उस जुपिटर से भी 50% बड़ा है, लेकिन जुपिटर के वजन की तुलना में ये 7 गुना कम है। यानी कि ये अब तक का खोजा गया दूसरा सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों, सेकंड लाइटेस्ट प्लैनेट है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, सुपर फ्लफी। यानी कि सुपर बड़ा तो है और काफी फ्लफी जैसा भी महसूस हो रहा है, यानी कि वजन तो इसमें कुछ भी नहीं है इसके साइज के हिसाब से। ये दूसरा अब तक का खोजा हुआ सबसे हल्का ग्रह है, और इसका दोस्तों नाम क्या रखा गया है, वास्प 193b। वास्प 193b, और शॉर्ट में हम इसको क्या पुकार रहे हैं, सुपर
फ्लफी। ओके, तो अगर आपसे पूछ ले सुपर फ्लफी, तो सुपर फ्लफी का संबंध किससे है? तो ऐसा हो सकता है ना, ग्रह से है, प्लेनेट से है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो उसके लिए भी हमको रेडी रहना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर प्रश्न देखने को मिल रहा है, दिव्य दृष्टि। क्या लिखा हुआ है? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि बेसिकली दोस्तों, दिव्य दृष्टि क्या है समझेंगे। महिलाओं के द्वारा एक स्टार्टअप को शुरू किया गया है, केवल और केवल किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ठीक है, इस स्टार्टअप का नाम क्या है? इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये स्टार्टअप का नाम हो गया। ओके, अब इन महिलाओं के स्टार्टअप ने क्या बनाया दोस्तों? दिव्य दृष्टि नाम का एक एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है कि ये आपके चेहरे से तो आपकी पहचान करता ही है। हम सभी लोग बायोमेट्रिक्स शब्द सुनते हैं। बायोमेट्रिक्स में जनरली थंब लगा के, जैसे कंपनी वगैरह में हम कभी एंटर करते हैं तो बाहर बायोमेट्रिक का एक स्कैनर लगा होता है, हम उस पर अपना अंगूठा लगाते हैं, हम लॉग इन हो जाते हैं, फिर हम कंपनी में एंटर करते हैं, तो बायोमेट्रिक हो गया। ऐसे ही फिर बायोमेट्रिक के बाद हमने फेस रिकॉग्निशन की फैसिलिटी आ गई। आपका मोबाइल आपका चेहरा देखता है और क्या कर देता है? आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो फेस रिकॉग्निशन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो दिव्य दृष्टि सॉफ्टवेयर है, इसमें चेहरा पहचान कर, चेहरा देखकर तो पहचान होगी, प्लस प्लस इसमें गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आप जिस तरीके से चलते ढलते हो और आप जिस तरीके से अपना मूवमेंट करते हो, ये उसको भी पहचानता है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक काफी ज्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है कि आपके चेहरे की भी पहचान कर रहा है और प्लस आप जिस तरीके से मूवमेंट करते हो, आपकी जो चाल है उसकी भी ये पहचान करता है। दोनों चीजों को कंबाइन करके ये किसी व्यक्ति की पहचान करेगा। इसीलिए अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। नाम है दोस्तों इसका क्या? दिव्य दृष्टि। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इससे कैसा बन सकता है? इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड एआई टूल विच यूज फेस रिकॉग्निशन एंड गेट एनालिसिस, व्हाट इज द नेम? खत्म कहानी। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें अलग अलग नाम होंगे। आपको दिव्य दृष्टि याद रखना है कि भैया जिसकी दृष्टि इतनी दिव्य है वही तो चेहरा भी पहचान रहा है, चाल ढाल भी पहचान रहा है, तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जो तकनीक है, उस जगत में ये बहुत ही एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप के द्वारा दिया गया है, दिव्य दृष्टि जैसा सॉफ्टवेयर तैयार करके। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर में क्या लिखा हुआ है? अगली खबर कहती है दोस्तों, गूगल ने एक गूगल ने एक मोबाइल ऐप इंडिया में लॉन्च किया है। दोस्तों, गूगल ने एक मोबाइल ऐप इंडिया में लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या रखा गया है? जेमिनी। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है, बनते हैं कई बार ऐसे बने हैं करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन। ये आपका यूनिट नंबर 9 के अंदर फिट होता है। कभी वो ब्राउजर का नाम पूछ लेता है, कभी वो सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम पूछ लेता है। तो ये 100% यूनिट नंबर 9 में क्वालिफाई हो रहा है। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप जिसका नाम क्या है? जेमिनी। और ये जो जेमिनी मोबाइल ऐप इंडिया में लॉन्च किया गया है, पहले ये केवल इंग्लिश भाषा में लॉन्च किया गया था, बट अब की बार जो इसको लॉन्च किया गया है 2024 में, वो 9 भारतीय भाषाओं के साथ, यानी कि 9 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ लॉन्च किया है। अगर वो आपसे पूछ ले कि जेमिनी क्या है, क्या ये सोशल मीडिया वेबसाइट है ना, या क्या ये कुछ और है, तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला एक चैट बॉट है। क्या है? चैट बॉट, यानी कि आप उसके साथ चटियाओगे, आप इससे कोई चीज, जैसे वो है अपना, अरे यार, अरे यार, ओपन एआई का, और ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं बर्थडे भूल गया। अरे यार, क्या बात कर रहे हो भाई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे क्या यार, ये कैसी परिस्थिति है भगवान? सोचूंगा, लेकिन सर्च नहीं करूंगा, सोचूंगा। और मुझे पता है आपको याद भी आ गया होगा, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दिमाग से बिल्कुल वो शब्द ही निकल जाता है। आए दिन हम कहते हैं
कि उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे सर्च कर लो। देखो, आज भले लेक्चर 1 घंटे का हो जाए लेकिन वो नाम सोच के जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये जो जेमिनी है, जेमिनी क्या है दोस्तों? चैटबॉट है। आप इससे क्या पूछेंगे? आप इससे क्वेश्चंस पूछेंगे चैटिंग के माध्यम से। आप इससे क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। किसके माध्यम से? चैटिंग के माध्यम से आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे। और दोस्तों, चैटबॉट हो गया, ये हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, 9 भारतीय भाषाओं के साथ हो गया। जेमिनी का पुराना नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। तो जेमिनी मोबाइल ऐप का पुराना नाम था बार्ड। क्या नाम था? बार्ड नाम था जेमिनी ऐप का पुराना नाम, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे कि इसरो के द्वारा हमारे पास एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल समझते हो? कि जिसको हमने एक बार लॉन्च कर दिया, लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर दिया सैटेलाइट वगैरह के साथ, और फिर वो व्हीकल वेस्ट नहीं हुआ, समुद्र में जाके गिरा नहीं, वापस हमारे पास आ गया, हम उसको वापस रीयूज कर सकते हैं अब, ठीक है। तो इसरो के द्वारा बनाया गया जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी कि जिसका आप पुनः प्रयोग कर सकते हो, इसका नाम दोस्तों चर्चा में था। नाम क्या है? पुष्पक। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि डीआरडीओ का प्रश्न है तो ये आपकी यूनिट नंबर 7 में क्वालिफाई कर गया, ठीक है। और पुष्पक के बारे में खबर क्यों थी? क्योंकि पुष्पक का रिसेंटली आखिरी और तीसरा टेस्ट, फाइनल एंड थर्ड टेस्ट, आखिरी एंड तीसरा टेस्ट इसरो ने अभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और सारे रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव भी रहे हैं दोस्तों। और ये जो पुष्पक है, वैसे इसका कोड वर्ड क्या रखा गया है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसका नाम वैसे तो RLV है, और ये 03 इसलिए लगाया होगा मेरे ख्याल से क्योंकि ये इन्होंने इसका तीसरी बार टेस्टिंग करी थी। वैसे RLV LEX जो है इसका पूरा नाम लिया जाता है, नहीं तो आप मेन नाम याद रखो। पुष्पक किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के द्वारा जो है इसकी टेस्टिंग करी गई है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, उसके बाद आगे देखें। और हाँ भाई, ये दोस्तों बड़ी गजब की ये वाली चीज है। ये बड़ी वो गजब की चीज है। क्यों गजब की चीज है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक दवाई का नाम जो है यूज किया गया। दवाई के नाम का मुझे सही प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, बट काफी इसका यूनिक सा प्रोनाउंसिएशन था। ऐसा कुछ था, बेवा शी जूमैब। बेवाशी जूमैब। ये तो बिल्कुल इसका हिंदी में अनुवाद नहीं था, बेवा की जूमैब, ये तो बिल्कुल नहीं था। बेवाशी जूमैब ऐसा प्रोनाउंसिएशन मैंने इसका पढ़ा था। तो बेवाशी जूमैब ये बेसिकली क्या है, पहले तो ये जान लो। तो बेवाशी जूमैब दोस्तों ये एक तरीके का इंजेक्शन है। क्या है? इंजेक्शन है। और ये इंजेक्शन कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। काय में काम आता है? ये इंजेक्शन दोस्तों कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, और मल्टीपल कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। बेसिकली इस इंजेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कैंसर के अंदर जो ट्यूमर्स बनते हैं, तो ट्यूमर्स को बनने से रोकता है, पहली इसकी चीज ये है। लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित, बड़ी आंत से संबंधित, खासतौर में जो कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर होते हैं, उनको उनके ट्रीटमेंट में इसको अच्छा माना गया है। इसका सक्सेस रेट लगभग 50% के आसपास है। तो अगर आपको ये दवाई का नाम, बेवाशीजूमैब का नाम अगर प्री में मिलता है, तो समझ जाइएगा कि ये किस चीज के लिए मेडिसिन है। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है, ओके। अब ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इंडिया की एक कंपनी है बायोकॉन, है ना, इंडिया की एक कंपनी है बायोकॉन, और इंडिया की इस कंपनी को अब लाइसेंस मिल गया है यूरोपियन मार्केट में इस मेडिसिन को बना के बेचने का, ठीक है ना। देखो, बायोकॉन रिसीव यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर बेवाशीजूमैब फॉर यूरोपियन मार्केट की। अब ये बेवाशीजूमैब को यूरोपियन मार्केट में बना के बेचेंगे। कैंसर ट्रीटमेंट इसका जो है काम है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया इसमें। अच्छा, अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या है दोस्तों? गूगल ने अभी जेमिनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था पीछे, वो क्या था? चैटबॉट, है ना, चैट जीपीटी। ये भगवान,
ऐसे भी दिन आ जाते हैं कभी कभी। एक बार तो मैं फ्रेंड की स्पेलिंग भूल गया था कि फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है, पहले आई आता है या पहले ई आता है। चैट जीपीटी, हे भगवान। तो जेमिनी तो चैटबॉट था। गूगल ने दोस्तों एक और ऐप लॉन्च किया है भारत में, कौन से यूजर्स के लिए? एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। और इस ऐप का दोस्तों नाम क्या है? गूगल वॉलेट। वैसे तो दोस्तों ये पुराना ऐप है, कोई बहुत ज्यादा लेटेस्ट ऐप नहीं है, परंतु ये गूगल वॉलेट ऐप, मैं पहले आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है, जिससे पहले कि आप दो चीजों में कंफ्यूज हो जाओ कि सर, एक तो मार्केट में जीपे चलता है जिसको पहले हम गूगल पे कहते थे, तो ये तो एक यूपीआई ऐप है, पेमेंट करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। जो गूगल वॉलेट है, देखो इसमें शब्द तो आ रहा है वॉलेट। ये देखिए, अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका में प्लास्टिक करेंसी बहुत यूज होती है, यानी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वो लोग यूपीआई यूज नहीं करते। उसका भी रीजन है यूपीआई क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज दो कंपनीज है दोस्तों, एक है मास्टर कार्ड, दो कंपनीज हैं, एक है मास्टर कार्ड और एक है वीजा। ये दो कंपनीज की ना मोनोपोली चलती है। इनफैक्ट आज के टाइम पे आप भी जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते हो उस पे या तो वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड लिखा होगा। अगर उस पे रुपए लिखा है तो मतलब आप इंडिया का ही कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। और वीजा या मास्टर कार्ड है तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। तो वीजा और मास्टर कार्ड जो है साहब, ये अमेरिका की दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं और इनका एक अधिकार है, मोनोपोली है अमेरिका में। ये हर ट्रांजैक्शन पर 2 से 3% रुपया चार्ज करती हैं। अगर ये किसी यूपीआई कंपनी को अमेरिका में घुसने देंगी तो इनका सालों से चलता हुआ अरबों खरबों का धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए आप अमेरिका में देखेंगे कोई यूपीआई यूज नहीं करता, ऑलवेज दे यूज क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। तो प्लास्टिक करेंसी बहुत तगड़ी है, लेकिन प्लास्टिक करेंसी हमेशा हर समय उसको लेके घूमना, वहां पे व्यक्ति के पास 5-5, 6-6, 10-10 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं, तो उतना पॉसिबल नहीं रहता। तो इसीलिए वहां पर सबसे पहले गूगल ने अपना ये ऐप लॉन्च किया था, गूगल वॉलेट। उसमें क्या होता है, बेसिकली ऑनलाइन ऐप होता है। इसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऐसे टेबल पर रख दो, है ना, और फिर उसकी फोटो खींच लो, वो स्कैन हो जाएगा उसमें बाकायदा, या फिर उसमें डिटेल्स डाल दो, तो अपना कार्ड आप उसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। अब तुमने अपना कार्ड सेव कर दिया तो ये मत सोचना कि सर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी हम अपना कार्ड सेव करके रखते हैं, पेमेंट के टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, नहीं, ये वो चीज नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने कार्ड मशीन दूं तो तुम्हें कार्ड उस पर या तो टैप करना पड़ेगा, टैप करने से भी 3,000 रुपए तक का पेमेंट हो जाता है, या फिर स्वाइप करना पड़ेगा, ऐसे कुछ होगा। तो उसके लिए तुम्हारे पास कार्ड होना चाहिए। लेकिन गूगल वॉलेट के अंदर अगर तुमने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सेव करके रखा है तो तुम बस अपना गूगल वॉलेट का मोबाइल ऐप खोलो, उस पर अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करो कि तुम कौन से पेमेंट करना चाहते हो, और जैसे ही वो एटीएम कार्ड की मशीन आपके सामने कोई रखे पेमेंट करने के लिए, तो अपना मोबाइल उसके ऊपर बस ऐसे टैप कर दो और वो कार्ड बिल्कुल आपके ओरिजिनल कार्ड की तरह काम करेगा। तो बेसिकली अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सेव करने के लिए ये ऐप बनाया गया था कि आप हर जगह क्रेडिट डेबिट कार्ड लेके मत घूमो, अपने मोबाइल को तो लेके जाते ही हो, उससे टैप कर दो, वो भी कार्ड की तरह ही काम करेगा आपके। बट इंडिया में जो गूगल वॉलेट दोस्तों लॉन्च किया गया है उसमें साफ कह दिया गया है कि ये जो तुम अपने उसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेव करके रखते हो और फिर टैप करके पेमेंट कर देते हो, ये फीचर उन्होंने इंडिया में नहीं दिया है दोस्तों। रीजन है क्यों? क्योंकि वो इंडिया में गूगल पे ऑलरेडी चला रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि अपना एक और ऐप लाके अपने वाले से कंपटीशन करवा दें। इसलिए गूगल वॉलेट का यूज इंडिया में फिलहाल किस तरीके से होगा कि आप अपने उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हो डिजिटली। तो मुझे इसका ऐसा कुछ खास यूज लगा नहीं, तो पेमेंट के नजरिए से नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। पर याद रखिएगा गूगल वॉलेट, तो मैंने इसकी पूरी स्टोरी आपको समझा दी है, क्योंकि स्टोरी समझ लेते हैं तो थोड़ा याद करना आसान रहता है। दोस्तों यहां पर जापान का नाम जिक्र में आया, बड़ी छोटी सी खबर कि जापान ने रिसेंटली दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है ना, और मतलब उसको टेस्टिंग किया है और उसको पूरा परफेक्ट काम करके दिखाया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है। तो इसमें केवल आपको क्या शब्द याद रखना है, इसमें केवल आपको जापान शब्द याद रखना है दोस्तों, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन है, फ्लोट, व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट क्या है? ये मैक फ्लोट नहीं है कि आइसक्रीम और कोक डाल के दे दिया मैकडी वालों ने। फ्लोट का मतलब क्या, सुनिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नासा है वो प्लान कर रहा है 2026 तक चांद की सतह पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारने का, बढ़िया तरीके से काम भी करवाने का, ठीक है। सिर्फ उतरना नहीं है, काम भी करना है उस पर। तो नासा ने रिसेंटली दोस्तों अनाउंस किया है कि नासा जो है वो चंद्रमा पर रेलवे बनाना चाह रही है, रेलवे सिस्टम, जी हां चंद्रमा पर, और ग्रेविटी वहां पर वैसे ही कम है, तो जो ट्रेन है वो सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ेगी, ये भी खासियत है दोस्तों, ठीक है। तो रेलवे सिस्टम वो वहां पर बनाना चाह रहे हैं
और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, जिसका नाम उन्होंने रखा है फ्लोट। तो फ्लोट क्या है? फ्लोट उस रेलवे सिस्टम का नाम है जो नासा चंद्रमा पर बनाने की बात कर रही है। फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ग्रेविटी कम होने की वजह से एकदम फर्राटे से जो है ट्रेन यहां पर जो है दौड़ेगी दोस्तों। तो इसी के साथ आज के समाचार हो जाते हैं दोस्तों समाप्त। उम्मीद करता हूं कि क्रांति यूट्यूब बैच का बहुत कम समय के अंदर आप काफी ज्यादा भर भर के उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक सच वापस से सुन लीजिए, प्री 2025 अगर आपका टारगेट है तो जो बुक लिस्ट हमने आपको बताई है, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो चाहे आप कितना भी क्रांति यूट्यूब बैच देख लें, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आप वो बुक लिस्ट को दोस्तों डेली ईमानदारी से, शिद्दत से फॉलो करिए। और अगर आपको नहीं पता कि मैं किस बुक लिस्ट की बात कर रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सिंपल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वीडियोस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको वो वीडियो दिख जाएगी। एमपीपीएससी प्री 2025 कंप्लीट स्ट्रेटेजी 8 महीने की। तो बहुत सारे 40-50 हजार स्टूडेंट्स उसको ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप भी जो है उसको जरूर देखिए। और बिना बुक लिस्ट के इस क्रांति बैच को पढ़ना छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। प्री 2025 का टारगेट है, बुक लिस्ट भी होनी चाहिए, जो बताई है वो भी पढ़ना है, जैसे बताया है वैसे पढ़ना है। और प्लस इस क्रांति यूट्यूब बैच को थोड़ा थोड़ा समय, ज्यादा समय तो लेता नहीं है, इसको देखना है, आपके प्री में बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ ही अपना दिन का 50% समय हमेशा किसको देना है? मेंस को देना है। हमेशा दिन का 50% समय मेंस को देना है, वरना आपका दिमाग रट रट के बोर हो जाएगा, पागल हो जाएगा और आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी जीरो हो जाएगी। तो गिव योर 50% टाइम टू मेंस। जो ऐप की लिंक रहती है वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है, वहां से आप जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, मेंस का भी प्री का भी, आप चेकआउट कर लें, ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।